ओके स्टूडेंट्स, आज बात करेंगे एक ऐसी डिवाइस की जो इतनी ज्यादा कॉमन है कि ये सीलिंग फैन के पीछे भी आपको मिल जाएगी, जैसे जैसे सिलेंडर लगा हुआ है। ये ऐसी डिवाइस है जो सोनी कैमरा के फ्लैश लाइट को भी चलाने में काम आती है। ये इतनी एडवांस डिवाइस है कि ये किसी भी स्पेस शिप के सर्किट को भी चलाने में काम आ सकती है। ये दुनिया के हर फोन मतलब मोबाइल फोन में काम आती है, हर एक कैलकुलेटर में आपको मिल जाएगी, हर एक डिजिटल क्लॉक में भी आपको मिल जाएगी। रेडियो स्टेशन इसके बिना चल ही नहीं सकते। इनफैक्ट शायद इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री का कोई भी कंपोनेंट इसके बिना चल नहीं सकता। लेकिन मैं बात किसकी कर रहा हूं? मैं बात कर रहा हूं इस छोटे से डिवाइस की। पहचान लिया आपने क्या है डिवाइस? इस डिवाइस का नाम है कैपेसिटर्स। आज यही हमारा टॉपिक है। टुडे वी विल टॉक अबाउट कैपेसिटर्स एंड वी विल डिस्कस द हिस्ट्री। लेट्स स्टार्ट। तो आप पूछोगे कि हिस्ट्री ऑफ कैपेसिटर्स क्यों पढ़ें? देखो, उसके कुछ रीजंस हैं। पहले, यू विल अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ कैपेसिटर्स। हिस्ट्री पढ़ के हमको यह समझ में आएगा कि कैपेसिटर्स की इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में इंपॉर्टेंस क्या है, या हमारे आसपास हम जितने भी कैपेसिटर्स देखते हैं उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। दूसरा, हिस्ट्री हमें कैपेसिटर्स की एक्चुअल वर्किंग को समझने में भी हेल्प करेगी। और तीसरा, जितनी इन्वेंशंस होती हैं या जैसे भी इन्वेंशंस होती रही हैं उसके लिए हमारी क्यूरियोसिटी बढ़ जाएगी। और ये 350 साल लंबी जो जर्नी है और भी बहुत सारी चीजें सिखाएगी। ये आपको खुद को देखनी है कि हिस्ट्री से आप क्या सीखे हो। तो लेट्स स्टार्ट द हिस्ट्री ऑफ कैपेसिटर्स। ओके स्टूडेंट्स, ये वक्त था 18th सेंचुरी का। यूरोप में जब बहुत सारे साइंटिस्ट स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर रिसर्च कर रहे थे या उसको समझने की कोशिश कर रहे थे। अब जिस भी चीज को जैसे हमने किसी चीज के ऊपर रिसर्च करनी होती है तो हमको वो चीज बहुत ज्यादा अबंडेंस में चाहिए। जैसे हम रिसर्च कर रहे हैं कॉपर पे तो हमको कॉपर चाहिए, हम रिसर्च कर रहे हैं गोल्ड पे तो हमको गोल्ड चाहिए। उस वक्त के साइंटिस्ट क्योंकि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर रिसर्च कर रहे थे या उसको समझने की कोशिश कर रहे थे तो उनको चाहिए था चार्ज। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस टाइम पे ऐसी कोई डिवाइस एग्जिस्ट नहीं करती थी जो कि चार्ज को स्टोर करके रख सके। इसलिए बहुत सारे साइंटिस्ट दिन रात कोशिश कर रहे थे कि किसी तरीके से कोई ऐसी डिवाइस बना ली जाए जो कि चार्ज को स्टोर करके रख सके। तो इसी कोशिश के चलते इन द ईयर 1745 जर्मनी के एक साइंटिस्ट जिनका नाम था इवाल्ड जॉर्ज वॉन क्लिस्ट, वो एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। ये ऐसा एक्सपेरिमेंट है जिनमें हाई वोल्टेज इलेक्ट्रोस्टैटिक जनरेटर को यूज करके उन्होंने ग्लास जार में जो कि पानी से भरा हुआ था उसके अंदर चार्ज को स्टोर कर लिया था। इस एक्सपेरिमेंट के बारे में उन्होंने काफी सारे साइंटिस्टों को लिख के बताया। इसका मतलब क्या, उन्होंने वाकई एक ऐसा चार्ज स्टोरिंग डिवाइस बना लिया था। अब इस एक्सपेरिमेंट को बहुत सारे साइंटिस्ट रिपीट करना चाहते थे, लेकिन काफी सारे साइंटिस्ट इस एक्सपेरिमेंट को दोबारा से रिपीट करने में नाकामयाब रहे थे। पता नहीं क्यों। एक साइंटिस्ट ने फैसला किया कि उन्हीं ही कंडीशंस में मैं इस एक्सपेरिमेंट को दोबारा से रिपीट करके देखूंगा। उस साइंटिस्ट का नाम था पीटर वैन मशनब्रुक, जो यूनिवर्सिटी ऑफ लाइडन जर्मनी में फिजिक्स के प्रोफेसर थे। तो मशनब्रुक ने डिसाइड किया कि क्यों ना इस एक्सपेरिमेंट को उन्हीं कंडीशंस में फिर से करके देखा जाए। इस एक्सपेरिमेंट का नाम था द लेडन जार एक्सपेरिमेंट और यह हुआ था इन द ईयर 1746 जर्मनी में, मशनब्रुक की लैब में ही। तो अब हम समझेंगे क्या था ये एक्सपेरिमेंट। तो एक्सपेरिमेंट कैसा था? ये जो आपको सामने आदमी दिख रहा है ये है एंड्रियास क्यूनियस, जो कि असिस्टेंट था मशनब्रुक का। राइट साइड पे थे मशनब्रुक और लेफ्ट साइड पे थे एंड्रियास क्यूनियस। तो अब ये एक्सपेरिमेंट हुआ कैसे? आप यहां पे एक स्फीयर देख रहे हो। इस स्फीयर को रोटेट करके स्टैटिक चार्ज जनरेट होता था जो कि चेन से होता हुआ फिर इस बार में, बार से होता हुआ नेल से और फिर पानी में चला जाता था। ऐसे बहुत सारा चार्ज पानी में स्टोर हो रहा था। जब इनको ऐसा लगा कि हमने बहुत सारा चार्ज स्टोर कर लिया है तो एंड्रियास ने ग्लास जार को पीछे की तरफ खींच लिया और जो ऊपर जो ये नेल लगी हुई है इसको पकड़ के उन्होंने ऊपर की तरफ, ताकि वो जार से निकल जाए, तो ऊपर की तरफ खींच लिया था। जैसे ही उन्होंने नेल को हाथ लगाया, ही रिसीव्ड अ सीवियर शॉक। उनको इतना बड़ा बिजली का झटका लगा था कि मशनब्रुक बिलीव ही नहीं कर पाए। मशनब्रुक भी इस झटके को प्रैक्टिकली फील करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने भी इस एक्सपेरिमेंट को फिर से रिपीट किया। मशनब्रुक को भी इतना ही बड़ा बिजली का झटका लगा। इनफैक्ट ये भी कहा जाता है कि 2 दिनों तक वो बेहोश रहे थे और उनके कंधे पे और चेस्ट में दर्द भी रहा था। इतना जबरदस्त बिजली का झटका लगा था कि उन्होंने किसी साइंटिस्ट को लिख के ये भी बताया कि आई वुड नॉट टेक ए सेकंड शॉक फॉर द किंगडम ऑफ फ्रांस। मतलब इतना ज्यादा मशनब्रुक डर गए थे। तो ये था बिजली का झटका। लेकिन सवाल ये था कि इतना बड़ा बिजली का झटका आया कहां से था और क्यों लगा था।
अब लेडन जार तो बन गया था जो कि चार्ज को स्टोर करके रख सकता था। अब पॉइंट ये था कि इस एक्सपेरिमेंट को इन्वेस्टिगेट किया जाए। क्यों? क्योंकि थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन अभी इस एक्सपेरिमेंट की नहीं आई थी। इस एक्सपेरिमेंट को बड़ी केयरफुली एग्जामिन किया सर बेंजामिन फ्रैंकलिन, जो कि बहुत ही बेहतरीन साइंटिस्ट थे। जब सर बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इस एक्सपेरिमेंट को इन्वेस्टिगेट किया तो उन्होंने एक बड़ी ही चौंकाने वाली चीज को डिस्कवर किया। वो ये थी कि उन्होंने ये पता लगाया कि एक्चुअली चार्ज वाज स्टोर्ड ऑन दी ग्लास बट नॉट इन द वाटर। बहुत सारे साइंटिस्ट तब ये सोच रहे थे कि चार्ज शायद पानी में स्टोर हो गया, लेकिन चार्ज पानी में नहीं बल्कि ग्लास के सरफेस के अंदर स्टोर हुआ पड़ा था। ये थी असली इन्वेंशन। इसका मतलब जो चार्ज था वो मटेरियल के अंदर स्टोर होता था, ना कि किसी पानी में। इसके बाद बेंजामिन फ्रैंकलिन ने एक और टर्म भी पता लगाई, या एक और टर्म को भी इन्वेंट किया, वो थी बैटरी। क्योंकि ग्रेलेथ नाम के एक साइंटिस्ट ने बहुत सारे लेडन जार को इकट्ठा करके दुनिया की सबसे पहली बैटरी बनाने की कोशिश की थी, ताकि एक्चुअली वो ये समझना चाहते थे कि क्या बहुत सारे लेडन जार्स को इकट्ठा अगर कर लिया जाए तो क्या चार्ज की कैपेसिटी को, चार्ज स्टोरेज की कैपेसिटी को बढ़ाया जा सकता है, क्या बहुत ज्यादा चार्ज स्टोर किया जा सकता है, ये समझना चाहते थे वो। ठीक है, इतना समझ में आया? ओके, डिस्कवरी ऑफ डाइलेक्ट्रिक। अब समझते हैं कि डाइलेक्ट्रिक होता क्या है, उसकी डिस्कवरी कैसे हुई। स्टूडेंट्स, अगर आप बड़े ध्यान से इस लेडन जार को देखो तो अब मैं एक क्रॉस सेक्शन बनाऊंगा, उसको आप बड़े ध्यान से देखना। ये वाली चीज मैं आपको ऐसे दिखाता हूं। अब ये जो दो वर्टिकल लाइंस हैं ब्लैक वाली, इसको हम अगर हम ये ऐसे ले लें और जो बीच में ग्लास है उसको ऐसे ले लें, है ना, तो ये दो चीजें बनेंगी, प्लेट्स। ये जो कोटिंग ऑन बोथ साइड्स है, मेटल की जो कोटिंग बनी हुई थी, एक मतलब फॉइल की कोटिंग थी, तो ये बनेंगे टर्मिनल्स। और जो बीच का ग्लास का हिस्सा था, इट वाज एक्टिंग लाइक ए डाइलेक्ट्रिक, जो कि ग्लास का बना हुआ था। अब ये डाइलेक्ट्रिक क्या होता है? डाइलेक्ट्रिक एक ऐसा सब्सटेंस था जो कि चार्ज को स्टोर करने की कैपेसिटी को बढ़ा देता था। अब अगर आप इसको ध्यान से देखो तो आज का ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ही है, जिसको पॉपुलरली बोला जाता है पीपीसी, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। मतलब ये आज के पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का प्रोटोटाइप था। ठीक है, समझ में आया? ओके, नाउ फ्लड ऑफ कैपेसिटर्स। तो कैपेसिटर्स की बाढ़ आई कैसे? कैपेसिटर्स की बाढ़ के पीछे एक रीजन था कि 19th सेंचुरी में वायरलेस रेडियो टेक्नोलॉजी की खोज हुई, जिसने कैपेसिटर्स की डिमांड को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया था। जगह जगह पे रेडियो स्टेशन इंस्टॉल होने लगे, जिनमें रेडियो स्टेशन के छोटे छोटे कंपोनेंट्स को चलाने के लिए कैपेसिटर्स की जरूरत थी। लेकिन रेडियो टेक जायंट्स की एक डिमांड ये थी कि हमको बड़े साइज के कैपेसिटर नहीं चाहिए। तब एक्चुअली बहुत बड़े साइज के कैपेसिटर आते थे और हर जगह इन कैपेसिटरों को यूज करना, इनकी मेंटेनेंस करना बड़ा मुश्किल होता था। इसलिए रेडियो टेक जायंट्स ने डिसाइड किया या डिमांड रखी कि हमको कोई छोटे छोटे कैपेसिटर लाके दो, ताकि हम उनको जगह जगह पे इंस्टॉल कर सकें। अब नतीजा ये निकला कि बहुत सारी कंपनियों ने मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस जो कैपेसिटर को बनाती थी उसमें हाथ आजमाया और करोड़ों डॉलर कमाए। इसके साथ ही कंपनियों ने कैपेसिटरों के ऊपर बहुत जबरदस्त बड़े लेवल की रिसर्च भी शुरू की। कुछ पॉइंट्स देखते हैं रिसर्च के। देखो, जो पहले कैपेसिटर आते थे उनको कंडेंसर कहा जाता था। 1926 में पहली बार वर्ड यूज किया गया कैपेसिटर। ग्लास, पोर्सलेन, पेपर और माइका शुरू से ही इंसुलेटरी की तरह यूज होते थे। अब साइंटिस्ट को जितने भी साइंटिस्ट थे उनको ये पता लग गया था कि ये अगर हम इन मटेरियल्स को, ग्लास, पोर्सलेन, पेपर और माइका वगैरह को अगर हम कैपेसिटर के अंदर डाल दें तो ये उसकी चार्ज स्टोरेज कैपेसिटी को बढ़ा देगा। इसीलिए डिफरेंट तरह के डाइलेक्ट्रिक को यूज करके अलग अलग तरह के कैपेसिटर्स बाजार में आने लगे। ये था फ्लड ऑफ कैपेसिटर्स। पोर्सलेन एज अ डाइलेक्ट्रिक वाज फर्स्ट यूज्ड इन फर्स्ट सिरेमिक कैपेसिटर, तो सिरेमिक के भी कैपेसिटर बनने लगे। मार्कोनी की जो टेक्नोलॉजी थी, रेडियो टेक्नोलॉजी, वायरलेस टेक्नोलॉजी, उसमें हाई वोल्टेज और हाई फ्रीक्वेंसी के लिए पोर्सलेन के कैपेसिटर लगते थे और रिसीवर साइड पे माइका कैपेसिटर्स यूज होते थे। माइका कैपेसिटर्स विलियम डुबिलर ने बनाए थे 1909 में, मतलब इन्वेंट किए थे। वर्ल्ड वॉर 2 के पहले माइका दुनिया का सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला डाइलेक्ट्रिक था। चार्ल्स पोलक ने, जो एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने सबसे पहला इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर बनाया था। और सेकंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे ही, सेकंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुई थी 1938 को। ठीक है, तो उसके दौरान ही कैपेसिटरों की डिमांड इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि बहुत सारी कंपनियां कैपेसिटर बनाती थी। अब उन्होंने पेपर कैपेसिटर को रिप्लेस करके पॉलीमर फिल्म लगानी स्टार्ट कर दी थी, जिससे कैपेसिटर की जो
एफिशिएंसी थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती थी। तो ये थे कैपेसिटर के ऊपर कुछ पॉइंट्स। आज जितने भी कैपेसिटर हम मार्केट में देखते हैं वो कुछ इस तरह से हैं: पेपर कैपेसिटर, पॉलीस्टाइरीन कैपेसिटर, बाइपोलर, इलेक्ट्रोलिटिक, ये तो बड़ा आम सा है, हम देखते हैं हर जगह, पॉलीकार्बोनेट, पॉलिएस्टर, माइलार और सिल्वर माइका, और सिरेमिक, टेंटलम इलेक्ट्रोलाइट, फीड थ्रू, ट्रिमर एंड वेरिएबल। और भी बहुत सारे कैपेसिटर हैं मार्केट में। तो ये सारे कैपेसिटर्स बड़े काम आते हैं। देखो, हर चीज, पूरी जो इलेक्ट्रॉनिक्स की इंडस्ट्री है वो इसी कैपेसिटर के ऊपर काम करती है। छोटी सी डिवाइस है लेकिन है बड़ी काम की। तो स्टूडेंट्स, आई होप आज आपको आज का लेक्चर बहुत ही पसंद आया होगा, इंटरेस्टिंग भी लगा होगा। देखो कैसे कितने एक छोटे से आइडिया से कितनी लंबी जर्नी करके कैपेसिटर यहां तक पहुंचे हैं। आने वाले लेक्चर्स में जो सिलेबस के रिलेटेड टॉपिक्स हैं मैं वो लेके आऊंगा, ठीक है। हर हम सिलेबस कैपेसिटर के ऊपर जो सिलेबस है, टॉपिक्स हैं, वो स्टार्ट करेंगे। तो नई वीडियो जल्द लेके आऊंगा। तब तक के लिए स्टे सेफ, गुड बाय। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताना। बाय।